हेलो स्टूडेंट्स, रुद्रा डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब वीडियो लेक्चर क्लास में तुम लोगों का स्वागत है। आज हम सब जो मेरा एनडीए सीरीज चल रहा है रिवीजन, उसमें वर्क पावर एनर्जी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। क्योंकि आने वाला है एनडीए का एग्जामिनेशन, तो उसमें वर्क पावर एनर्जी से भी एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसलिए हम इस टॉपिक को देखेंगे। तो मैं अभी इसमें रिवीजन टाइप से एक बार समराइज कर दे रहा हूं, एक तरह का सिनॉप्सिस कहा जाए उसको, मैं वर्क पावर एनर्जी का दे रहा हूं। और नेक्स्ट में फिर हम लोग उसका जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है आए हुए हैं, या जो संभावित क्वेश्चन है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा हम लोग रिवीजन देख लेते हैं, फार्मूला सारा देख लेते हैं। वर्क पावर एनर्जी का क्या क्या फार्मूला है। देखो, वर्क का जो फार्मूला है, पहले हम लोग सिनॉप्सिस के रूप में फार्मूला देखेंगे। वर्क क्या होता है, तो वर्क डन डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, या इसको एफ एस कॉस थीटा कहेंगे। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन बाई दी कांस्टेंट फोर्स। ए फोर्स है, एस डिस्प्लेसमेंट है, थीटा एफ और एस के बीच का एंगल है, वेयर theta is angle between F and S। वर्क कैसा है, डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी है वर्क, ये तो जान रहे हो। अब थीटा पर देखो, अगर मान लो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, इसका मतलब 0 डिग्री तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है, और cos 0 डिग्री मैक्सिमम होता है 1, तो इसका मतलब W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस मैक्सिमम वर्क डन हुआ, ये पॉजिटिव वर्क डन हो गया। ये इसका मतलब ये वर्क कैसा हुआ, पॉजिटिव वर्क हुआ। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री 0, तो W इज इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर एक दूसरे का परपेंडिकुलर होंगे तो वर्क डन का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो यही कारण है कि नॉर्मल रिएक्शन या कोई बॉडी एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है, एक्स एक्सिस में मूवमेंट है बॉडी का, तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी या नॉर्मल रिएक्शन के कारण वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। ऐसा क्वेश्चन तो पढ़े भी हो गए, अगर कोई कुल्ली लोड लेके जा रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, तो वेट के कारण उसका क्या वर्क डन होगा, तो 0 होगा वर्क डन उसका 0, क्योंकि वेट हमेशा नीचे काम कर रहा है, कुल्ली आगे बढ़ रहा है, मोशन कर रहा है, तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, तो वर्क डन 0, तो ये 0 वर्क हुआ, 0 वर्क। नेक्स्ट, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन कॉस 180 डिग्री मालूम है तुम्हें -1, तो W इज इक्वल टू माइनस एफ एस। ये नेगेटिव वर्क हो गया तुम्हारा। तो नेगेटिव वर्क कैसे हुआ, जैसे मान लो कोई बॉडी को तुम ऊपर की ओर फेंक रहे हो, ऊपर की ओर जा रहा है बॉडी, तो जिस समय ये ऊपर जा रहा है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो नीचे काम किया, तो जब बॉडी ऊपर की ओर जा रहा है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण वर्क डन क्या होगा, तो कहेंगे नेगेटिव वर्क डन होगा। लेकिन जिस फोर्स से ऊपर की ओर जा रहा है वर्क पॉजिटिव हुआ, लेकिन ग्रेविटी फोर्स किधर काम कर रहा है, नीचे काम कर रहा है। बॉडी का मोशन किधर हो रहा है, मूवमेंट ऊपर हो रहा है, तो इसका मतलब है ग्रेविटी और जो बॉडी का जो ऊपर की ओर मोशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो वैसा केस में कहेंगे ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नेगेटिव, तो ये हमारा नेगेटिव वर्क हुआ। दूसरे केस में इससे भी समझ सकते हो कि फ्रिक्शन फोर्स के कारण वर्क डन, अगर कोई बॉडी अप्लाइड फोर्स लगा तो बॉडी का मोशन तो अप्लाइड फोर्स की ओर होगा, लेकिन उसी दौरान उसमें जो फ्रिक्शन फोर्स लगा, अप्लाइड फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन में काम किया, तो उसके कारण, फ्रिक्शन के कारण वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसको नोट कर लो वर्क का। इसमें क्वेश्चन पूछा भी जाता है एनडीए में, या एयरफोर्स एक्स ग्रुप में या वाई ग्रुप में भी पूछता है। इस तरह का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, रीजनिंग टाइप का पूछेगा कि किसी वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है, कोई बॉडी ऊपर की ओर फेंका गया, तो ग्रेविटी के कारण वर्क डन क्या होगा, या फ्रिक्शन के कारण वर्क डन क्या होगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा भी गया है इस तरह का क्वेश्चन। नेक्स्ट नोट कर लियो हम इसको।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग वेरिएबल फोर्स में। हम स्प्रिंग का लेके चलते हैं वर्क डन ड्यूरिंग एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग। तो W इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। फिर के क्या था, स्प्रिंग कांस्टेंट, x इज इक्वल टू एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन ए स्प्रिंग। अगर कोई स्प्रिंग से कोई बॉडी लोड किया गया है, उसको हम आगे की ओर खींचते हैं स्प्रिंग में, तो वर्कडन कितना होता है, हाफ एक्स स्क्वायर। यही वर्कडन उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर, चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो। तो वर्कडन का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट तो ये स्प्रिंग के कारण वर्क हुआ। फिर उसी तरह अगर मान लो ग्राफिकल देखना होगा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया होगा तुमको, ग्राफ से वर्क डन निकालने के लिए एनडीए में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसके एरिया निकाल देना। ए फॉर एक्स ग्राफ का जो एरिया होगा वही तुम्हारा वर्क होगा, इसको भी लिख लेना। द एरिया ऑफ फोर्स एक्स माने डिस्प्लेसमेंट, एफ एस ग्राफ गिव्स वर्क डन। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया निकाल दोगे वही तुम्हारा वर्क डन होगा। अगर ग्राफिकल दे दे तो तुम उसका एरिया निकाल दोगे। जैसे इस तरह का ग्राफ दे दे, एक तरफ फोर्स दे दे, एक तरफ ग्राफ में फोर्स दे दिया, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट दे दिया, इस तरह का ग्राफ दे दिया, कहेगा इसमें कितना वर्क डन हो रहा है, तो इस ग्राफ का एरिया निकाल दोगे। एफ एस ग्राफ का ट्राइंगल का एरिया, जो ट्राइंगल का एरिया होगा वही 1/2 इंटू वी इंटू एच, तो 1/2 इंटू एफ इंटू एस कर देंगे। जो भी फोर्स का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दिया रहेगा हम ग्राफ से उसको सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा। अच्छा, स्प्रिंग में कभी कभी करता क्या है क्वेश्चन में कि एक्सटेंशन कहेगा पहले 6 सेंटीमीटर है और फिर एक्सटेंशन 12 सेंटीमीटर हो गया, इस तरह से देगा। मैंने एक्सटेंशन चेंज किया x1 से x2, तो वर्क डन का फॉर्मूला देखो थोड़ा चेंज हो जाएगा, हम उसको भी लिख देते हैं। वर्क डन व्हेन, इसको अलग से लिखना, वर्क डन व्हेन एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग is changed from x1 to x2, तो हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। एक्सटेंशन पहले x1 था और फिर एक्सटेंशन x2 हो गया, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। व्हेन एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग इज चेंज्ड फ्रॉम x1 to x2, देन दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड। नेक्स्ट, कभी कभी क्वेश्चन में रहेगा इंक्लाइन प्लेन रहता है, जैसे ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, थीटा है। अब ये इंक्लाइन प्लेन है तो तुम कहोगे इसका मास m है, तो इसमें कौन कौन सा फोर्स लगा, mg लगा, दो कंपोनेंट तोड़ दिया हमने, इधर mg cos थीटा, mg sin थीटा। अब ये बॉडी नीचे की ओर इंक्लाइन प्लेन पर आ रहा है, सपोज दैट। तो जब नीचे की ओर आ रहा है तो किस फोर्स के कारण आया नीचे की ओर भाई, तो mg sin थीटा के कारण हो रहा है।
तुम फिगर से देख सकते हो कि आर ऊपर लगा नॉर्मल रिएक्शन, mg cos थीटा, mg का दो कंपोनेंट तोड़ा, एक वाई एक्सिस में, एक पैरेलल टू दी प्लेन, एक परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। तो पैरेलल टू दी प्लेन कौन है? mg sin थीटा। और ये बॉडी नीचे की ओर आ रहा है किस फोर्स के कारण? तो mg sin थीटा कारण आया। तो वर्क डन इसके कारण होगा। अगर ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, हमारा एस हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन क्या होगा? जब बॉडी यहां से यहां आया तो क्या वर्क डन होगा? तो इसका मतलब है, मान लो बॉडी नीचे की ओर आ रहा है तो वर्क डन हो जाएगा ग्रेविटी फोर्स के कारण mg sin थीटा इंटू एस। यहाँ cos थीटा नहीं हुआ, mg sin थीटा, क्योंकि mg sin थीटा जो कंपोनेंट है उसी के कारण बॉडी यहां से यहां पहुंचा। मान लो सपोर्ट ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, तो ए से बी बिंदु पर जब आ रहा है किस फोर्स के कारण? mg sin थीटा। तो वर्क डन हो गया mg sin थीटा इंटू एस। ये वर्क डन हमारा हो गया किसके कारण? तो इंक्लाइन प्लेन पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण। जब बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो वर्क डन हो गया mg sin थीटा इंटू एस। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट, वर्क का ऐसा यूनिट तो जान ही रहे होगा, सब जूल होता है, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। नेक्स्ट पावर आता है, पावर को भी समराइज कर लेते हैं हम लोग। तो भाई पावर क्या है? पावर बराबर वर्क बाई टाइम W बाई टी, या पावर इज इक्वल टू वर्क W इज इक्वल टू एफ डॉट एस बाई टी। तो पावर इज इक्वल टू एफ डॉट भी लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर, वेयर भी इज इक्वल टू है, भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। इसका मतलब है, इस तरह के एग्जाम में पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि पावर क्या फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट हो सकता है? यस, पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। इस तरह का फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि टाइम से डिवाइड कर दिया गया है। हो गया होगा। अब देखो पावर का थोड़ा यूनिट, अच्छा पावर में एक और हम लोग चलते, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, एनडीए में भी क्वेश्चन है, नेवी में भी आता है क्वेश्चन ये, और सब एग्जाम में डिफेंस में पूछा है। क्वेश्चन में इस तरह से पूछा है कि कोई ब्रिक्स है, ईंटा है, उसको नीचे से ऊपर की ओर 20 मीटर की ऊंचाई तक ले जाते हैं, उस क्रम में उसको 10 सेकेंड लगा, तो बताओ कि कितना पावर उसमें उस ईंटे को ले जाने में खर्च होगा। तो वैसा केस के लिए हम एक ट्रिक बताते हैं, क्या काम होगा। अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो W बराबर वर्क डन कितना हो जाएगा? mgh। जैसे ईंटा को, कोई भी बॉडी, ईंटा है या पंप का क्वेश्चन होता है, ईंटा का क्वेश्चन होता है, कुछ भी रहेगा, तो तुम वर्क के जगह क्या लिखोगे? mgh, चूंकि नीचे से लिफ्ट कर रहा है ऊपर की ओर, तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा? mgh। तो इसका मतलब है पावर बराबर हो जाएगा mgh बाई टी। कभी कभी नंबर दे देगा, जैसे ब्रिक्स का क्वेश्चन होगा तुमको, तो उसमें कहेगा 20 नंबर ऑफ ब्रिक्स है या 40 नंबर ऑफ ब्रिक्स है, तो उसको n से गुना कर देना। जब भी कोई भी नंबर दिया रहेगा तो n इंटू mgh बाई टी कर देना, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो भी नंबर दिया रहेगा, 40 ब्रिक्स है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, कितनी ऊंचाई तक ले लिया गया तो कितना पावर होगा, टाइम दिया रहेगा तो नंबर से गुना कर देंगे पावर का। एसआई यूनिट क्या होगा इसका? वाट होता है। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 10 का पावर 3 वाट। अच्छा, इसका एक हॉर्स पावर भी यूनिट होता है, तो 1 HP हॉर्स पावर जिसको कहते हैं 746 वाट होता है। स्पीड का प्रयोग हम लोग मशीन में, मोटर में करते हैं, 746 वाट होगा पावर का। एक आता है किलोवाट आवर, जिसको हम लोग कमर्शियल यूनिट कहते हैं, एनर्जी का है, किलोवाट आवर लिखो उसको।
इसको कहा जाता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। नाम है किलोवाट आवर। ये एनर्जी की यूनिट है, पावर की यूनिट नहीं है, किलोवाट आवर। कैसा? तो इससे तुम इलेक्ट्रिसिटी का जो कंज्यूम करते हैं तो उसको हम लोग किलोवाट आवर में कहते हैं। इसको बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहा जाता है। पढ़े होगे इलेक्ट्रिसिटी में बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है? 1 वाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। कन्वर्सन डाटा में इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है? तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। नेक्स्ट, एनर्जी क्या होता है? तो एनर्जी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क दैट इज कॉल्ड एनर्जी। तो एनर्जी में हम लोग काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर, वेर एम इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी, वी वेलोसिटी ऑफ बॉडी। काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के रिस्पेक्ट में देखते हैं। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो p स्क्वायर बाई 2m, वेर p क्या है? लीनियर मोमेंटम है। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, माने काइनेटिक एनर्जी बराबर, इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिख दो ज्यादा अच्छा है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। इसे p का भी वैल्यू निकाल सकते हो, तो क्या हो जाएगा? 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। इससे मोमेंटम का क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन में पूछता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी में इतना परसेंट की वृद्धि हो गया तो मोमेंटम में कितना परसेंट का चेंज हो गया। जब क्वेश्चन में आएंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे। या मोमेंटम चेंज कर गया 20% तो काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज करेगा। इस तरह से क्वेश्चन इस पर तुमको पूछे जाएंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे उसको क्वेश्चन के क्रम में। अभी तो हम लोग रिविजन टेस्ट ले रहे हैं, फॉर्मूला को याद कर लेना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर क्वेश्चन करवाएंगे तो उस पर आएगा ये। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो तुम जान लो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ये कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब स्प्रिंग में जो वर्क डन हुआ वो क्या हो रहा है? स्टोर्ड एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी ही होगा। स्प्रिंग में जो वर्क डन हो रहा है, स्प्रिंग को एक्सटेंशन कर रहे हो या कंप्रेस कर रहे हो, तो जो वर्क डन होगा वो स्टोर्ड एनर्जी है, वो एक तरह का पोटेंशियल एनर्जी है। उसी तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तुम्हारा mgh है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्प्रिंग्स पोटेंशियल एनर्जी वही होगी, हम पहले भी बताएं, जो वर्क डन हो रहा है। स्प्रिंग्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। उसी तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh। ऐसे जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन पढ़े होगे तुम ग्रेविटेशन चैप्टर में, -gmm/r, तो उसी से आगे बढ़ करके ये निकलता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh। ए मास ऑफ बॉडी, g एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h हाइट है तुम्हारा। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी
मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा उसी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। दो टर्म आता है कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी देख लो। कंजर्वेटिव फोर्स ये क्या है भाई? तो वैसा फोर्स जो पोजीशन पर डिपेंडेंट होगा, पाथ पर इंडिपेंडेंट होगा, हम उस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ए कंप्लीट साइकिल क्या होगा? जीरो होगा। तो ये क्या है कंजर्वेटिव फोर्स? तो इट इज पोजीशन डिपेंडेंट एंड पाथ independent and work done by conservative force in a complete cycle is zero। एग्जाम्पल में दे सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, स्प्रिंग्स फोर्स, इटीसी जितना भी आप लोग, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स है तुम्हारा, स्प्रिंग्स फोर्स हो गया, ये सब क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। नेक्स्ट आएगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्लियर हो गया। ये पोजीशन डिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं और वर्क डन जो होगा कंप्लीट साइकिल में वो जीरो होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक, जैसे मान लो बॉडी को फेंका तो वहां फेंका, फिर यहाँ नीचे आ गया, तो बस उस पॉइंट और इस पॉइंट पर डिपेंड करे कैसे जा रहा है, उस रास्ता से मतलब इसको नहीं है। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया? जीरो हो गया कंप्लीट साइकिल में। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा? इसको भी लिख लो। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इस समय रिवीजन के रूप में दे रहा हूं तुमको, रिवाइज कर लेना इस फॉर्मूला को। तो इट इज पाथ डिपेंडेंट एंड वर्क डन work done by non-conservative force is changed into other form of energy। देखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? पाथ डिपेंडेंट है और वर्क डन जो होगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज कर जाएगा। माने वर्क डन होगा, यहाँ पर वर्क डन नहीं हुआ, जीरो हुआ कंजर्वेटिव में, लेकिन इसमें वर्क डन होगा। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स। क्योंकि फ्रिक्शन के कारण वर्क डन, अगर मान लो तुम फ्रिक्शन से वर्क डन कर रहे हो तो हो सकता हो दूसरे फॉर्म में तुम्हारा हीट एनर्जी में चेंज हो जाए, थर्मल एनर्जी में चेंज हो जाए। तो वैसे फोर्स को हम लोग कहेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जिसमें जो वर्क डन होगा वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगा, माने वर्क डन होगा और इसमें कंप्लीट साइकिल में वर्क डन जीरो हो जाएगा। लिख लो। नेक्स्ट एक टॉपिक और है इसमें, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम ये क्या कहता है? द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
इज इक्वल टू वर्क डन, W इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यही वर्क एनर्जी थ्योरम कहलाता है। अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग नहीं होगा तो वर्क डन का मान जीरो। सपोर्टेड KI और KF दोनों इक्वल हो गया तो वर्क डन का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वर्क तभी होता है जब काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग हो। इसलिए मैंने कहा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो KI इज इक्वल टू KF देन वर्क डन इज जीरो। तो ये सिनॉप्सिस था हमारा, वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड था। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो डिफेंस एग्जाम में इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उस क्वेश्चन को देखेंगे वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड। NDA में, एयरफोर्स में या नेवी के एग्जाम में जो जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरह का क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन या संभावित क्वेश्चन जो कि तुम्हारे डिफेंस एग्जाम में आ सकते हैं, हम उस क्वेश्चन पर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।